हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 सितंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रंट पेज से। जून में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जाती है और इस पिटीशन में ये बोला जाता है कि कोविड-19 की वजह से जिन लोगों की डेथ हुई उन लोगों की फैमिलीज को किस तरीके से गवर्नमेंट हेल्प करेगी, असिस्टेंस देगी। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी जो भी जानकारी है, जो भी NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो भी रिकमेंडेशन दी, उनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि हम 50,000 जो रुपीस हैं वो ईच कोविड डेथ के ऊपर देंगे। अब यहाँ पर प्रोसीजर बता रखा है कि किस तरीके से पैसा दिया जाएगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिकमेंडेशन दी है और इसको स्टेट्स के थ्रू इसको कंप्लीट किया जाएगा। अगर कोई भी परेशानी है तो उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज बनाई जाएंगी जो इन ग्रीवेंसेस को डील करने का काम करेंगी। प्रोसीजर में क्या होगा कि जिसकी भी डेथ हुई है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाया जाएगा कोविड-19 जो प्रोसीजर है उसके तहत, और फिर उनका जो आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट है उसमें 30 डेज के अंदर ये सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें, इस आर्टिकल में NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होती है उसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। देखो, ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है और हमारे इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इसको बनाया गया था। 2006 में हमारे यहाँ पर इसको फॉर्मली कंस्टिट्यूटेड किया गया था। 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था और उसके अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर जो NDMA के चेयरपर्सन होते हैं और SDMA स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो उसके चीफ मिनिस्टर हेड होते हैं। इसको बनाने का मेन कारण यही था कि हमारे इंडिया में नेचुरल या फिर मैन मेड जो भी डिजास्टर आए उनके बीच में एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाने का वर्क करेगी NDMA, ताकि एक अपेक्स बॉडी के तहत जो भी पॉलिसी, जो भी प्लान्स, जो भी गाइडलाइंस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बनाए जाएं उनको टाइमली और इफेक्टिव तरीके से डिजास्टर से निपटने के लिए उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर यूके ने क्या किया है कि जो भी हमारे इंडिया से जिन्होंने कोविशील्ड दोनों वैक्सीन डोज लगवा रखी हैं और अगर वो यूके की विजिट पर जाते हैं तो उन लोगों को वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि उन्होंने वैक्सीनेशन डोज नहीं अप्लाई करवा रखी हैं। इसको लेकर के जब यूके से क्लियरेंस माना गया तो यूके ने बोला कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो सही है, लेकिन इंडिया का जो सर्टिफिकेशन है उसके ऊपर उन्होंने कंसर्न क्रिएट किए हैं। देखो, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उसकी वजह से जो रिलेशन होते हैं दो कंट्री में वो काफ़ी इफेक्ट होने वाले होते हैं। ओके, अगर कोविशील्ड वैक्सीन की अगर हम बात करें तो एस्ट्राजेनेका, जिन 4 वैक्सीन को यूके ने अपने यहाँ पर अप्रूवल दे रखा है, जिनमें से एस्ट्राजेनेका, फाइजर बायोटेक, मॉडर्ना एंड जेनसेन, ये जो वैक्सीन है इनको उन्होंने एक तरीके से अप्रूवल दे रखा है कि इन वैक्सीन को जिन्होंने अप्लाई करवा रखा है वो यूके की विजिट पर आ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा बनाया गया, लेकिन इसका कोलैबोरेशन एस्ट्राजेनेका के साथ में ही था। मतलब जो भी इसमें जो भी सॉल्यूशन यूज किया गया है वो एक तरीके से सेम उस वैक्सीन जैसा ही यूज किया गया है। फिर ये डिफ्रेंशिएट क्यों? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, देखो, WHO ने एयर पोल्यूशन को लेकर के कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। लास्ट उन्होंने 2005 में अपडेट किया था और इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के, और अब प्रेजेंट टाइम में उन्होंने इसको दोबारा से अपडेट किया है। तो हमारे इंडिया में जो भी इसको लेकर के बेसिक फैक्ट्स हैं उनसे क्लैश होने वाला है और हमारे हर स्टेट को ले लीजिए या हमारी कंट्री को ले लीजिए, जो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स हैं उनको हमें अपडेट करना होगा और WHO की जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग ही हमें हमारे एयर पोल्यूशन इंडेक्स को बनाना होगा। इसको लेकर के आगे जो नेक्स्ट पेज है उनमें भी स्पेशली बता रखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, बात करते हैं वर्ल्ड राइनो डे को लेकर के क्या हुआ। वर्ल्ड राइनो डे वाले दिन असम में जो गवर्नमेंट है वहाँ पर देखो ऑफिसर्स ने क्या किया कि 2500 वन हॉर्न राइनोसोरस के जो हॉर्न्स थे जिनको नेचुरली कलेक्ट किया गया था, ठीक है, या तो पोचिंग के थ्रू इनको ले जाया जा रहा था, उनको कलेक्ट किया गया, या फिर नेचुरल डिजास्टर के तहत इन वन हॉर्न राइनोसोरस की डिजीज के थ्रू इनकी डेथ हो गई तो उनको कलेक्ट करके यहाँ पर इकट्ठा कर रखा था। लगभग 2500 के लगभग हॉर्न्स थे, इनको जला दिया गया। जलाने का मेन कारण ये था कि ज़्यादातर इनकी पोचिंग, ये जो वन हॉर्न राइनोसोरस के जो हॉर्न्स हैं इनकी पोचिंग इसलिए की जाती है कि मेडिसिनल
यूज़ में, मेडिसिन में इनका यूज़ किया जा सकता है। तो ये ही गवर्नमेंट शो करना चाहती है कि ये जो जानवर हैं, ये जो एनिमल्स हैं, इनको सेव करने की आवश्यकता है। इनका कुछ भी यूज़ नहीं होता है मेडिकल लाइन में, तो इनकी जो पोचिंग होती है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये एफर्ट्स किया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जो एक तरीके से जो नेशनल पार्क हैं उनके एरिया पर, यहाँ पर देखिए काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसका मेन एंट्रेंस, इसके जो भी एसेज होंगी उसके थ्रू एक लाइफ साइज राइनो रेप्लिका बनाया जाएगा और उसमें ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की जाएंगी कि जो रेयर एनिमल्स हैं उनकी पोचिंग को, इलीगल ट्रेड को ख़त्म किया जा सके। जो भी मिथ हैं उनको तोड़ने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने। वन हॉर्न राइनोसोरस की आप पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पर इस तरीके का होता है। अगर इसकी हम बात करें, सबसे पहले इसके मेजरली अगर हम बात करें कि कितने टाइप का होता है, तो मेजरली इसकी जो 5 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस एक, इसके अलावा 4 और होते हैं, ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, जावा राइनो एंड सुमात्रा राइनो। हमारे इंडिया में ग्रेटर वन हॉर्न राइनो ही पाया जाता है। एशिया में 3 स्पीसीज पाई जाती हैं, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, जावा और सुमात्रा। ओके, अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो वन हॉर्न राइनो है इसकी IUCN रेड लिस्ट में क्या स्टेटस है, तो ये वनरेबल स्टेटस है इसका IUCN रेड लिस्ट में, ये हमें ध्यान में रखना है। और स्पेशली अगर हमारे इंडिया में बात करें तो आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश, इन 3 स्टेट में मेजरली ये वन हॉर्न राइनोसोरस पाया जाता है। आसाम में सबसे ज़्यादा, आसाम में 4 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जिसमें पबितोरा वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क, इन सब में इनको सेव किया जाता है। तो इनकी पोचिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये हेल्प करने की कोशिश की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखो, WHO ने जो एयर क्वालिटी नॉर्म्स के लिए जो नई गाइडलाइन जारी की है, उसी को लेकर के इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि 2020 में जो हमारी दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन था वो PM 2.5 का जो लेवल था वो 98 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था, लेकिन हमारे जो नेशनल स्टैंडर्ड हैं वो हैं 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। मतलब इस लेवल से आप देखो कितना हाईएस्ट था। और जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने तो इससे भी नीचे स्टैंडर्ड सेट किए हैं। तो एक तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है उनको ये जो स्ट्रिक्टर एयर क्वालिटी नॉर्म्स हैं उनको अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। रिवाइज्ड WHO गाइडलाइंस विल पुट मोर प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू कॉम्बैट पोल्यूशन। WHO के बारे में बेसिक फैक्ट्स अगर हम देखें तो इसको 7 अप्रैल 1948 को बनाया गया था, इसीलिए 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और स्पेशली जो हेल्थ सेक्टर है, जो पेंडेमिक, एपिडेमिक्स, उन सब को निपटने के लिए सब कंप्लीट ग्लोबल लेवल पर एक कोलैबोरेशन हो, उसी के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, एक सेकेंड, एडिटोरियल पेज से है। सबसे पहले इस आर्टिकल में हम बात करते हैं। ये जो आर्टिकल है, अभी देखो IPCC की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। इस रिपोर्ट को लेकर के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इस रिपोर्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम बताई गई थी कि आने वाले समय में इस सेंचुरी में अगर हम बात करें, वर्ल्ड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत हमने डिसाइड किया था कि जो भी हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन उसके बाद में भी जो एमिशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। उसकी वजह से जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। इसके अलावा जो सी में जो बर्फ है, जो आइसबर्ग हैं, वो सब पिघल रहे हैं। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि सी लेवल तो इंक्रीज होना, राइज होना सर्टेन है, निश्चित है। कैसे? इन्होंने बताया 2 अलग अलग पैरामीटर लिए। इस आर्टिकल में जो राइटर हैं उन्होंने 2 अलग अलग पैरामीटर लिए। उन्होंने बोला कि एमिशन अगर आप स्लो लेवल पर करोगे, देखो एमिशन तो होगा, और एमिशन अगर आप स्लो लेवल पर करोगे तो जो सी लेवल है उसको इंक्रीज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपके यहाँ पर एमिशन रेगुलर होते रहे तो सी लेवल जो है वो और जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम क्या होगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, यहाँ पर जो आइसबर्ग है वो पिघलेंगे। इसके अलावा जो थर्मल एक्सपेंशन होगा, मतलब वाटर जब गर्म होगा तो एक्सपेंड होगा, उसकी वजह से भी सी लेवल इंक्रीज होगा।
अब इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी कि जो कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं, लगभग 7 मिलियन पीपल यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में रहते हैं, और आने वाले टाइम में जो लोग हैं वो अपने आप को यहाँ पर और ज़्यादा एक्सपेंड करने वाले हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को पहले से ही, जैसे इंडिया के बारे में उन्होंने बताया है कि जो कम्युनिटीज़ हमारे कोस्टल एरियाज़ में रहती हैं उनको पहले से ही ये बात क्लियरस करनी है, उनको अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि सी लेवल राइज होने वाला है आने वाले समय में। तो इसकी वजह से बहुत सारे स्टॉर्म सर्ज होंगे, हैवी रेन, फ्लडिंग, ये जो मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो तो पहले ही जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनको शिफ्ट किया जाए, उनकी जो लाइवलीहुड को लेकर के जो उनका अल्टरनेट है वो सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करे। तो इसकी वजह से आप देखिए, देखो पोल्यूशन की वजह से कितनी प्रॉब्लम होगी। बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं जो इसके ऊपर सी के ऊपर डिपेंड करती है अपने लाइवलीहुड को लेकर के, उनको एक मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्वेड ग्रुप को लेकर के। देखो वैसे तो क्वेड ग्रुप की जो वर्चुअल मीटिंग है वो बहुत बार हुई, लेकिन पहली बार जो फिजिकल मीटिंग होने वाली है, और यूएस में जो चारों के चारों मेंबर्स हैं क्वेड ग्रुप के, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया, ये चारों के चारों कंट्रीज़ यहाँ पर मिलने वाले हैं। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर इस क्वेड ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें 3 डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमर्जिंग मार्केट है। ओके, तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि मेजरली अभी तक डिसाइड किया जाता है क्वेड ग्रुप में मेजरली ध्यान दिया जाता है इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के, लेकिन इसमें जो भी एरिया हैं उनको और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए, मतलब इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए। जैसे कि बाइलेटरल रिलेशन को लेकर के हम और ज़्यादा डिसाइड कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो हमारे इंडिया में जो यूएस है वो मेजरली इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा मेजरली प्रॉपर रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो अदर कंट्रीज़ है, जापान जो है वो हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जैसे DMIC, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसके अलावा जो बुलेट ट्रेन, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें जो जापान है उसने इंडिया को हेल्प किया है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो हालांकि हमारा जो बायलैटरल रिलेशन है वो अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी स्पेशली इंडो पैसिफिक वाले रीजन में इंडिया को साथ देने के लिए, चाइना को काउंटर करने में जो ऑस्ट्रेलिया है वो मेजर प्ले निभा सकता है। तो क्वेड ग्रुप के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको और ज़्यादा एक्सपेंड करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है प्यू स्टडी एक रिसर्च सेंटर है वॉशिंगटन DC का, उन्होंने अभी एक रिसर्च किया और इस रिसर्च में ये बात सामने आई कि हमारे इंडिया में जो रिलीजन की ग्रोथ है वो रेगुलर स्टेबल हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि 1951 के समय में हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा थी किसी रिलीजन की और अब बहुत ज़्यादा कम हो गई है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज और बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। लेकिन 2050 तक के भी यहाँ पर डाटा दे रखे हैं जिसके आधार पर ये बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनमें 76% तक का इंक्रीज देखने को मिलेगा। ओके, हिंदूज में 33% तक का इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्रिश्चियन में 18% का इंक्रीज देखने को मिलेगा और अदर्स में +5% इंक्रीज देखने को मिलेगा। अभी प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें 1951 से 2011 तक अदर जो रिलीजन है उन सब का कंपैरिजन किया गया है तो हिंदू जो हैं उनमें एक तरीके से डिक्रीज देखने को मिला है और जो मुस्लिम्स हैं उनमें इंक्रीज देखने को, मतलब पॉपुलेशन जो है उनकी इंक्रीज हुई है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए, ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुए। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि जो फर्टिलिटी रेट है वो एक तरीके से एवरेज चली है। फर्टिलिटी रेट क्या होती है कि एक वीमेन जो अपनी लाइफ में जितने बच्चे को जन्म देती है वो फर्टिलिटी रेट में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ देखो ये आर्टिकल है WHO को लेकर के जो भी हमने डिसाइड किया, और एयर क्वालिटी को लेकर के जो उन्होंने ग्लोबल एयर क्वालिटी नॉर्म्स डिसाइड किए हैं वो यहाँ पर डिसाइड कर रखे हैं। देखो WHO ने 2005 में जो डिसाइड किया था और WHO ने जो अपडेटेड किया है, और यहाँ पर इंडिया के टारगेट बता रखे हैं कि इंडिया ने कितने टारगेट डिसाइड कर रखे हैं। तो अगर आप कंपेरिजन करोगे तो WHO के जो टारगेट हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और इनको अप्लाई करने के लिए हमें हमारे गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, बल्कि रीजनल लेवल पर भी इस क्वालिटी नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, देखो
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने बोला है कि जो टेररिज्म है उसकी कोई भी एज नहीं होती है। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किसी की एज कम है तो वो टेररिज्म में पार्टिसिपेशन नहीं ले रहा है, या जिसकी एज ज़्यादा है वो टेररिज्म में पार्टिसिपेशन नहीं ले रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एनडीए एग्जाम को लेकर के। हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अलाउ कर दिया है कि जो गर्ल्स हैं वो 20 में इस एग्जाम में पार्टिसिपेशन ले सकती है। मतलब आर्मी जो है उसमें बेसिक लेवल से, फाउंडेशन लेवल से जो गर्ल्स की एंट्रेंस है उसको डिसाइड कर दिया गया है। लेकिन जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि 2022 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें गर्ल्स पार्टिसिपेशन ले सकेंगी। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में एनडीए का एग्ज़ाम है तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी हमारी रेपुटेशन है, जो भी हमने गर्ल्स को इंक्लूड किया है, उनको अभी जो नवंबर वाला एग्ज़ाम है उसमें एनडीए एग्ज़ाम में गर्ल्स की एंट्री निश्चित करवानी जानी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यह देखिए, देखो आसाम और मिजोरम हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, वहाँ पर रेगुलर प्रॉब्लम चल रही है बाउंड्री लाइन को लेकर के। आसाम गवर्नमेंट ने बोला है कि मिजोरम ने रेगुलर इनक्रोच किया है और उनका बहुत सारा एरिया, लगभग 164 किलोमीटर जो एरिया है इंटर स्टेट बाउंड्री 1980 से अब तक वो एनक्रोच कर चुके हैं। इनका जो फॉरेस्ट रीजन है उनको एनक्रोच किया जा रहा है मिजोरम के द्वारा। देखो जो मिजोरम है उन दोनों के बीच में, मतलब आसाम और मिजोरम के बीच में 1993 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इनर लाइन को डिसाइड किया गया था। उसके बाद में 1972 में दोबारा से ये जो मिजोरम है इसको अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और 1987 में इसको स्टेट बना दिया गया। लेकिन जो मिजोरम है उन्होंने इंटर स्टेट जो लाइन है उसको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट जारी किया है। उन्होंने बोला है कि हम ये जो भी लाइन डिसाइड की गई ना इसको हम नहीं मानते हैं। पहले 1872 के लगभग जो लाइन डिसाइड की गई थी उस लाइन के अकॉर्डिंग ही हमारी इनर लाइन को डिसाइड किया जाए। तो ये मेजर कन्फ्लिक्ट है। हमने पहले भी देखा कि जो पॉपुलेशन जिस तरीके से इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से रिसोर्सेज की कमी हो रही है, और जब रिसोर्सेज कमी हो रही है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज अपने अंडर करने के लिए हर एरिया कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर स्पुतनिक वी, ये जो वैक्सीन है वो रशिया के द्वारा बनाई हुई वैक्सीन है और हमारे इंडिया में इसको अलाउ कर दिया गया था, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इसको दी गई थी और अब इसको दे दिया गया है कि हिटेरो जो ग्रुप है वो इस वैक्सीन को बनाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यह देखिए, फॉरेन पेज से है। इस आर्टिकल में पहला जो आर्टिकल है वो यूएस को लेकर के है। कल ही हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज के बीच में वैक्सीन को लेकर के जो एक गैप है, ये जो गैप है वो टाइम के अकॉर्डिंग और ज़्यादा इंक्रीज होगा। अगर जो अदर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पर बूस्टर डोज दी जाने लगी, मतलब थर्ड डोज दी जाने लगी, लेकिन ऐसे कंट्रीज भी हैं जहाँ पर अभी फर्स्ट डोज भी अवेलेबल नहीं है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम देंगे तो अफ्रीकन कंटिनेंट में जो मेजर कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज हैं, वहाँ पर अभी लगभग 5% के लगभग पॉपुलेशन को भी दोनों डोज नहीं दी जा चुकी है। अब इस गैप की वजह से क्या होगा, कोविड के और ज़्यादा वेरिएंट क्रिएट होंगे और जो वेरिएंट है वो अदर कंट्रीज़ में भी इफेक्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये ज़रूरत है कि सभी कंट्रीज़ को जो वैक्सीन है वो दी जानी चाहिए। इसी को लेकर के यूएस ने बोला है कि वो पुअर कंट्रीज़ को 500 मिलियन फाइजर वैक्सीन की डोज उपलब्ध करवाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है चाइना को लेकर के। चाइना ने बोला है कि हम ओवरसीज जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं कोल फंडिंग, उनके लिए फंडिंग देना बंद करेंगे। मतलब कोयले से जहाँ पर भी एनर्जी क्रिएट हो रही है वहाँ पर अब चाइना अपना सपोर्ट नहीं देगा। एक चीज़ से आप इसको रिलेट कर सकते हो, अभी यूएस के जो स्पेशल एनवॉय हैं जॉन केरी इंडिया की विजिट पर थे, उन्होंने बोला कि हम आपके टारगेट, आपने जो रिन्यूएबल एनर्जी अचीव करने के लिए जो टारगेट डिसाइड करे थे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत, उनको अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो एक तरीके से चाइना ने भी इसका अल्टरनेट ढूंढा है कि हम कोल से जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको फंडिंग नहीं देंगे, इसके अलावा ग्रीन एनर्जी के ऊपर ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। और इससे क्या होगा, जो क्लाइमेट चेंज इशू है ग्लोबल लेवल पर सभी को परेशान कर रहा है उसको काउंटर करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, मिस्टर बाइडेन, उन्होंने फ्रांस को लेकर के बोला है कि हमारे जो रिलेशन है वो हमेशा से स्मूथ रहे हैं और आने वाले समय में भी और ज़्यादा स्मूथ होंगे।
देखो ये जो आर्टिकल है उसको आप रिलेट कर सकते हो ओकस, अभी एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना है ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस के बीच में। इसमें मेजरली डिसाइड किया गया है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसको न्यूक्लियर फ्यूल के तहत जो सबमरीन बनाई जाती हैं उनको उससे स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि इंडो पैसिफिक वाला रीजन है उसमें पीस और स्टेबिलिटी लाई जा सके। इसमें जो फ्रांस है उसके रिलेशन थे एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ में, और वो ऑस्ट्रेलिया को इस तरीके की सबमरीन प्रोवाइड करवाते थे। लेकिन इस तरीके से जब यूएस ने और यूके ने इसको चेंज करने की कोशिश की, बाइकआउट करने की कोशिश की फ्रांस को, तो उसी के बाद में बाइडेन ने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारे जो रिलेशन है वो काफ़ी स्मूथ है और टाइम के अकॉर्डिंग और ज़्यादा स्मूथ होगी। तालिबान ने पूरे वर्ल्ड को एड्रेस करने की अनुमति मांगी है यूनाइटेड नेशन को। उन्होंने एक लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने बोला है कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब जो असेंबली की अभी मीटिंग होने वाली है उसमें हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ओके, और कतर जो कंट्री है उन्होंने बोला है कि उनको बाइकआउट करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो उन्होंने वहाँ पर गवर्नमेंट बनाई है तो उनको आप मेन स्ट्रीम में लेकर के आए, अदर जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में उनको रिलेशन बनाने दीजिए। लेकिन जब तक देखो वो टेररिज्म को लेकर के अपना क्लियर नोटिफिकेशन जारी नहीं कर दे कि वो अफगान सोइल को यूज़ नहीं करने देंगे टेररिज्म को एक्सपेंड करने के लिए, इसके अलावा उनके ऊपर जब तक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा और इस तरीके के एग्रीमेंट साइन नहीं होंगे, तब तक ये जो टेररिज्म वाली प्रॉब्लम है वो टाइम के अकॉर्डिंग और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो भले ही उनको जो भी स्ट्रीम है मेन स्ट्रीम उसमें शामिल किया जाए, लेकिन टेररिज्म को लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले सारी कंट्रीज़ को मिल करके तालिबान के साथ में ये डिसाइड किया जाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आने वाले समय में ज़्यादा क्रिएट नहीं होगी। तो ये आज का हमारा इम्पोर्टेंट डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।